आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ऐसे वायरल क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिनकी 8 तारीख को एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं ज़्यादा है। मेरे भाई, अगर आप भी बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं और आपका भी 8 तारीख को जो है अर्थशास्त्र का एग्ज़ाम है, तो आप जो है इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन की आने की जो पॉसिबिलिटी है वो एग्ज़ाम में कहीं ज़्यादा है। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको जो है 15 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपने वो 15 क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लिया है या नहीं कर लिया। तो आज हम जो है अगले 15 क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। गाइज, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, इनका मीनिंग, इनके बीच में संबंध कई बार आया हुआ है। सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। और कुल उपयोगिता का मतलब होता है वस्तु के एक उपभोक्ता ने टोटल जितनी भी वस्तु उपभोग करी है, तो उपभोग करने से उसको टोटल जितनी भी सेटिस्फैक्शन मिलती है वो जो है कुल उपयोगिता कहलाती है। तो इन दोनों की डिफाइन कई बार आई हुई है। इन दोनों के फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए। इनके फॉर्मूले के बिहाफ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं गाइस? जो वस्तु एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग की जाती है, ठीक है, लाइक चाय और कॉफ़ी, तो वो जो है स्थानापन्न वस्तु होती है। और जो है एक दूसरे की कमी को पूरा करती हैं वो जो होती हैं वो होती है पूरक वस्तु, ठीक है। अगर ये भी अगर आपको याद ना रहे तो और अच्छा एग्जांपल भी मेरे पास है इससे आपको देने के लिए। स्थानापन्न वस्तु में आप ये भी लिख सकते हो, भाई मैंने बोला वो वस्तु जो एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग की जाती है, ठीक है। अब आपको ये याद नहीं हो रहा यार, एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग की जाती है, तो उल्टी चीज़ें आपको जल्दी याद होती हैं, है ना। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि भाई लाइक एक घर वाली एक बाहर वाली, है ना, तो आपको जल्दी याद होगा। तो स्थानापन्न वस्तु है तो भैया जो घर वाली नहीं तो बाहर वाली सही, बाहर वाली नहीं तो घर वाली सही, ठीक है जी। तो वो होती है स्थानापन्न, और जो एक दूसरे की कमी को पूरा करती हैं वो होती है पूरक। तो भैया ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन रिपीटेड है, इनके एग्जाम्पल रिपीटेड हैं, ठीक है। पूरक वस्तुओं के एग्जाम्पल बताइए, स्थानापन्न वस्तु के एग्जाम्पल बताइए, इसके अंतर बताइए, इसका मीनिंग बताइए। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पूरक वस्तु का लिख सकते हो कार और पेट्रोल, उसका लिख सकते हो आप चाय और कॉफ़ी, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन कंपलसरी है स्थानापन्न और पूरक के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उत्पादन फलन क्या होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके टाइप कितने तरीके के होते हैं? उत्पादन फलन आपको दी हुई टेक्निक के अंदर आगत और निर्गतों के बीच भौतिक संबंध को स्पष्ट करता है। आगत होता है आपका रॉ मटेरियल और निर्गत होता है जो आपका आउटपुट जो क्रिएट होकर आएगा, उसके बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है वो उत्पादन फलन होता है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे ABCD जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उत्पादन संभावना वक्र को परिभाषित करें तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को उत्पादन संभावना वक्र आपको दो वस्तुओं के ऐसे संभावित संयोजनों को दर्शाता है जिसको अर्थव्यवस्था जो है, जो भी उसके पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और जो भी संसाधन उपलब्ध है, अगर वो उन दोनों का पूर्ण उपयोग कर ले तो दो वस्तुओं की मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन वो कर सकती है, उसकी ग्राफिकली प्रेजेंटेशन जो है वो उत्पादन संभावना वक्र होता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं, इसकी मान्यताएं कई बार एग्जाम में आई हुई हैं, तो इसका अर्थ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अर्थ, इसकी मान्यताएं और इसकी विशेषताएं, ये दोनों की दोनों जो है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मान्यताएं भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे दो ही वस्तु की बात होती है, तकनीक को स्थिर रखा जाता है, ठीक है, और संसाधनों को जो है वो स्थिर माना जाता है, लिमिटेड होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और विशेषताएं अगर बात करें, मूल बिंदु की ओर जो है ये आपका नतोदर होता है और बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। तो दो विशेषताएं होती हैं इसकी, मान्यताएं 4-5 हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। उपभोक्ता के संतुलन की अगर हम बात करें तो भाई उपभोक्ता का संतुलन जो है एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता के पास जितनी भी इनकम होती है उसको दो वस्तुओं पे कुछ इस तरीके से उसको खर्च करना होता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। वो उपभोक्ता के संतुलन की शर्त होती है, या वो उपभोक्ता के संतुलन का मतलब होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करें तो कह रहा है मूल्य घटने पर बजट रेखा जो है वो किस और बढ़ेगी। तो भैया जब आप किसी भी वस्तु का अगर प्राइस जो है अगर वो घटता है तो बजट रेखा जो है किस और बढ़ेगी। अगर इस चीज़ का आपको जो है, इस चीज़ का आपको जो आंसर जानना है तो बजट रेखा की वैसे तो मैंने प्रॉपर वो बना रखी है, लेकिन भाई जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो बजट रेखा दाईं ओर, और अगर बढ़ती है तो बजट रेखा बाईं ओर जो है वो शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि अगर कीमत घट गई तो अब उपभोक्ता उस वस्तु की ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो बाय कर सकता है, तो दाईं तरफ जो है वो इसकी शिफ्ट हो जाएगी।
उपभोक्ता का जो मांग वक्र है वो कब शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन, ये जो दो टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो भाई जब कीमत को छोड़कर अन्य जितने भी फैक्टर्स होते हैं, कीमतेतर कारक जिसको कहते हैं अदर देन प्राइस फैक्टर, जब उसमें से किसी फैक्टर के अंदर चेंज आता है, लाइक उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, संबंधित वस्तु की कीमत, जब इसके अंदर चेंज आता है तो उपभोक्ता का मांग वक्र दाएं या बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, तो जो है मांग वक्र शिफ्ट होता है। मांग वक्र नीचे की ओर क्यों गिरता है गाइज, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मांग वक्र जो है वो नीचे की ओर जो है वो क्यों गिरता है, ठीक है। मतलब कि कीमत बढ़ने पर मांग क्यों घटती है या कीमत घटने पर मांग क्यों बढ़ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, ये इसके रीज़न हमें बताने हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताना है कि भाई ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसमें आप कई सारे रीज़न लिख सकते हो, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम भी लिख सकते हो, स्थानापन्न प्रभाव भी लिख सकते हो, आय प्रभाव भी लिख सकते हो, 2-3 इसके कई रीज़न है। क्या लिखना है आपको वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये आप जो है प्रॉपर इसके अंदर लिख के आ सकते हो। मांग की कीमत लोच की अगर परिभाषा की बात करें तो क्या होती है भाई, मांग का नियम तो हमें ये बताता है कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, लेकिन कितनी बढ़ी कितनी घटी ये नहीं बताता, तो वो मांग की कीमत लोच आपको बताती है। या ये भी लिख सकते हो ये मांग में होने वाला प्रतिशत और कीमत में होने वाले प्रतिशत का अनुपात होता है। मांग की कीमत लोच की वह रीति के बारे में बताइए, तो यहाँ पे जो है 3 तरीके की कंडीशन होती है, एक होती है अपोजिट साइड, एक होती है सेम साइड और एक होती है जब कीमत में चेंज होने की वजह से कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तीनों की तीनों आपको जो है यहाँ पे बता देनी है, अगर ज़्यादा मार्क्स का है, अगर 2 ही का है तो फिर आपको जो है केवल इतना ही लिख देना है कि क्या है, यहाँ पे कीमत और कुल व्यय की जो है तुलना की जाती है। मांग की लोच की ज्यामितीय विधि जो होती है, जिसको हम बिंदु विधि या रेखागणितीय विधि भी कहते हैं, ये क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है जो है मार्शल की विधि है, जिसका निचला भाग अपोन में ऊपरी भाग, ये इसका फॉर्मूला होता है। 2 नंबर में आए तो केवल आप इतना जो है लिख सकते हैं। ये गाइस क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि किसी सीधी रेखा वाले मांग वक्र पे मांग के लोच की गणना किस तरीके से की जाती है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, वो यही पूछ रहा है आपसे, बिंदु विधि या ज्यामितीय विधि। इसके अलावा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तुओं में क्या अंतर होता है। तो गाइस सामान्य वस्तु जो होती है उसमें कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग जो है घट जाती है, लेकिन कीमत घटिया वस्तु में जो है अलग ही होता है, ठीक है। आय के साथ उसका जो है नेगेटिव रिलेशन होता है, जबकि सामान्य का जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। कई सारे तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि आय प्रभाव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, कीमत प्रभाव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, सारा का सारा आप जो है इसके अंदर लिख सकते हैं। मांग क्या है और उसको प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले तत्वों की अगर हम बात करें तो भाई अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। वो तो मांग का नियम है, सॉरी, मांग को यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो मांग अगर आप बोलें तो एक विशेष कीमत और एक विशेष समय अवधि पे उपभोक्ता जो भी खरीदने के लिए तैयार होता है उसे भाई मांग कहते हैं। और मांग को कई सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की संख्या, कई सारे फैक्टर है जो मांग को प्रभावित करते हैं। ये सारे के सारे आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। बाजार मांग क्या होती है, देखो या तो व्यक्तिगत मांग भी पूछ सकता है या बाजार मांग भी पूछ सकता है, ठीक है। बाजार मांग क्या होती है, एक बाजार के अंदर जितने भी उपभोक्ता होते हैं सभी उपभोक्ताओं की मांग का जो योग होती है वो बाजार मांग है। आप ये भी लिख सकते हो व्यक्तिगत मांग का योग जो होती है वो आपकी बाजार मांग होती है, ये भी आप जो है इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये आप 15 क्वेश्चन और जो है प्रिपेयर कर सकते हो। टोटल 100 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा जो कि आपके 2 मार्क्स के जो आते हैं शॉर्ट नोट, वो आप जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो आप जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 100 के 100 क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ से देखने हैं, वीएसटी के भी, समष्टि के भी, चैप्टर वाइज, तो वो भी आप जो है अपने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आप जो है बहुत ही अच्छे से आप अपने प्रिपेयर करते रहिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 9991583117 ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर आपने आज जो बिहार बोर्ड का आज जो आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी PDF मुझे भेज दीजिए। 16 से 30 तक के जो आपने बनाए हैं पार्ट 2 ये कह सकते हो, तो मैं आपको जो है ये PDF प्रोवाइड करा दूँगा, यहाँ से आप अपने इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।